हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइज माइंड्स इंजीनियरिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर जिसको बेसिक इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं, उसकी फर्स्ट यूनिट डीसी सर्किट्स। तो इसमें सबसे पहले कुछ कॉमन टर्म्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले है रेजिस्टेंस। अ रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट्स द करंट इन अ सर्किट। मतलब रेजिस्टर वो चीज, वो एलिमेंट होता है, वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि करंट को लिमिट करता है या फिर करंट को अपोज करता है। इस जैसा कि हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I होगा, यानी कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। यानी कि R अगर बढ़ेगा तो I कम होगा या फिर अपोज करता है, कह सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कन्वर्ट्स द इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी Q एज आउटपुट। मतलब अगर हम लोग, कैपेसिटर वो एलिमेंट होता है जिसको अगर हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, वोल्टेज सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में उस वोल्टेज को, उस पोटेंशियल एनर्जी को सेव करेगा। तो यही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस क्या होता है? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर वो एलिमेंट होता है या फिर वो कंपोनेंट होता है किसी भी सर्किट का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करता है। जैसे कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज करता है, वैसे ही इंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है? वो करंट को अपोज करता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। मतलब इलेक्ट्रिकल, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एलिमेंट्स यूज होते हैं उन वो क्या क्या टाइप, किस किस टाइप के होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हो गया एक्टिव एलिमेंट्स, दूसरा हो गया पैसिव एलिमेंट्स। तो एक्टिव एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स विच सप्लाई एनर्जी टू नेटवर्क। मतलब जो भी एलिमेंट्स नेटवर्क में एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे वोल्टेज सोर्सेज लाइक बैटरीज, जैसे जो बैटरी हो गई, वो क्योंकि क्या करते हैं, अगर हम लोग बैटरी को ऑन करते हैं तो वो वोल्टेज सप्लाई करती हैं हमारे सर्किट में। जैसे डीसी जनरेटर्स हो गए, जनरेटर को अगर हम लोग ऑन करेंगे तो वो भी सप्लाई देता है हमारे सर्किट को। एसी जनरेटर भी यही काम करता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो भी यही काम करते हैं। वो ये सब चीजें जो है वो एनर्जी सप्लाई करती है नेटवर्क को, इसीलिए हम लोग इसको एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच डिसिपेट और स्टोर एनर्जी। मतलब वो एलिमेंट्स जो कि जो भी एनर्जी दे रहे हैं हम लोग उसको या तो स्टोर करें या तो फिर उसको डिसिपेट मतलब रिलीज करें। तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे रेजिस्टर्स। रेजिस्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करके डिसिपेट कर देता है। फिर है इंडक्टर्स। इंडक्टर्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था कि मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर करते हैं एक तरीके से। और जो कैपेसिटर्स क्या करते हैं? ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो क्योंकि ये लोग एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं इसलिए ये पैसिव एलिमेंट्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज सोर्स के बारे में कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है। A voltage is a two-terminal device whose voltage at any instant of time is constant and is independent of current drawn from it. It is called ideal voltage source. देखिए, अगर वो कोई भी सोर्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक आइडियल होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स है जिससे हम लोग कितना भी करंट ड्रॉ कर ले, कितना भी करंट निकाल ले, या फिर सब करंट को हम लोग नेटवर्क में सप्लाई करते कितना भी, तब भी उसके वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब उसका वोल्टेज डिक्रीज ना करे, उसको हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। क्या डेफिनेशन पढ़े थे अभी हम लोग? अ वोल्टेज इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, दो टर्मिनल होते हैं इसके, whose voltage at any instant of time is constant and is independent of current drawn from it। यानी कि चाहे जितनी भी करंट हम लोग उसमें से निकाल ले, उसका वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज ना हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? सोर्सेज हैविंग सम अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप टेक्स प्लेस। ऐसे सोर्सेज जिसमें खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसमें अगर जैसे कोई वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? मेनली वोल्टेज ड्रॉप करना। यानी कि अगर
वोल्टेज सोर्स में भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वहां पे भी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि जो वोल्टेज उसका होना चाहिए वो तो होगा नहीं, कुछ कम होगा उससे। तो प्रैक्टिकली यही होता है कि जो वोल्टेज होता है, जो रेटिंग होती है वोल्टेज की, उससे वो कम ही होता है। तो अब हम लोग ग्राफ देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। तो इसमें देखिए, मैंने जैसे बोला कि वोल्टेज सोर्स होता है एक, 2 टर्मिनल्स होते हैं, और ये जो है चाहे हम लोग कितना भी करंट ड्रॉ कर ले, वोल्टेज कांस्टेंट है। ये V है इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे करंट है, करंट चेंज हो रहा है मगर वोल्टेज कांस्टेंट है। यही बात मैं बता रही थी कि करंट चाहे जितनी बढ़ा दे हम लोग, वोल्टेज उतनी की उतनी ही रहेगी। इस केस को आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसमें क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसकी वजह से करंट हम लोग अगर चेंज करते हैं, करंट बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज डिक्रीज करने लगता है एक टाइम के बाद। इसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ऑब्वियसली ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी चीज को हम लोग यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं और वो खत्म ही ना हो, कम ही ना हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, ये सिर्फ आइडियल कंडीशन में हो सकता है। तो अब इसी तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे करंट सोर्स के बारे में। ये भी एक 2 टर्मिनल सर्किट एलिमेंट है, इसके भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, विच सप्लाइज सेम करंट टू एनी लोड रेजिस्टेंस। जो कि हम लोग कितना भी रेजिस्टेंस लगा दें, कितना भी लोड रेजिस्टेंस लगा दें, वो सेम करंट ही देगी। मतलब जैसे वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स में होता है कि करंट कितना भी हम लोग निकाल लें, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, उसी तरीके से वोल्टेज कितना भी बढ़ा ले, इस केस में करंट चेंज नहीं होता है, मतलब करंट कांस्टेंट रहती है आइडियल करंट सोर्स में। ऐसे ही प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक करंट सोर्स से, उसी में अगर हम लोग पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दे, एक आइडियल करंट सोर्स लें और अगर उसमें एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दे तो एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन जाता है। A practical current source is represented as an ideal current source connected with the resistance in parallel। मतलब एक आइडियल वोल्ट करंट सोर्स लिया हम लोगों ने, उसी में अगर हम लोगों ने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो वो प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन जाता है। जैसे आइडियल करंट सोर्स में करंट चेंज नहीं हो रहा था टाइम वोल्टेज के बढ़ाने पे, वैसे ही प्रैक्टिकल में क्या, मगर प्रैक्टिकल में क्या होगा कि करंट चेंज होगा वोल्टेज बढ़ाने के केस में। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, जैसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हुआ था वैसे ही प्रैक्टिकल करंट सोर्स में भी होगा। अब कुछ टर्म्स है, जैसे लीनियर सर्किट क्या होता है, नॉन लीनियर सर्किट्स क्या होते हैं, यूनिलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बाइलेटरल, कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है लीनियर सर्किट। वो सारे सर्किट जिसका V और I का ग्राफ जो है वो लीनियर होता है, उसको हम लोग लीनियर सर्किट बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो, कि रेजिस्टिव एलिमेंट्स फॉर विच वोल्टेज एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब वोल्टेज एम्पेयर का अगर कैरेक्टरिस्टिक यानी ग्राफ देखें और वो स्ट्रेट लाइन निकल के आए तो उसको हम लोग लीनियर सर्किट बोलते हैं। अगर आइडियल जो रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर जो होता है वो, और इंडक्टर जो होता है, इनका ये एक लीनियर सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। इनके जो सर्किट्स होते हैं लीनियर सर्किट होते हैं। अगर नॉन लीनियर की बात करें तो यही वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर बनेगा। यहाँ पे जैसे स्ट्रेट लाइन बन रही थी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कुछ कर्व बनेगा। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे डायोड्स, जो पीएन जंक्शन डायोड हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 12th में। डिजिटल लॉजिक सर्किट, जितने लॉजिक गेट्स होते हैं वो सारे भी नॉन लीनियर सर्किट ही बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट्स। यूनिलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच कंडक्शन ऑफ करंट इज इन वन डायरेक्शन। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कंडक्शन ऑफ करंट जो है सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे एग्जांपल है डायोड और ट्रांजिस्टर। जैसे अगर हम लोग डायोड को देखें, ऐसे होता है डायोड, इसमें अगर हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं, अगर P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स फॉरवर्ड बायस होता है, तो करंट फ्लो होती है। अगर यही हम लोग P को नेगेटिव से कर देंगे और N को पॉजिटिव से कर देंगे तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, यही करंट जीरो हो जाती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही इसमें करंट फ्लो हो सकती है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। तो डायोड क्या हो गया, यूनिलेटरल एलिमेंट हो गया, क्योंकि इसमें कंडक्शन ऑफ करंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकता है। बैटरी को की अगर पोलैरिटी चेंज कर दी हम लोगों ने तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली ट्रांजिस्टर भी ऐसे ही होता है, आगे के ईयर में आप पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। नेक्स्ट है बाइलेटरल एलिमेंट्स। जैसे यूनिलेटरल में एक डायरेक्शन में कंडक्शन होता है, बाइलेटरल में दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन होता है। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ये सारे जो है बाइलेटरल एलिमेंट्स। यानी कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस है
और वोल्टेज हम लोगों ने लगाया, इस केस में क्या होगा कि वो करंट ऐसे इधर ट्रेवल करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, रेजिस्टेंस में जाएगी। और अगर यही हम लोग पोलैरिटी मान लीजिए चेंज कर देते हैं, तो अगर पोलैरिटी चेंज कर दिया तो अब यही होगा कि इस डायरेक्शन में, पहले इस डायरेक्शन में थी करंट, अब इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो हो सकती है। इसीलिए हम लोग इसको बाइलेटरल बोलते हैं, क्योंकि बाई का मतलब टू होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉज। ये बहुत मेन टॉपिक है हमारे इस यूनिट का, इसको हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें दो लॉज होते हैं, पहला किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको हम लोग केवीएल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको केसीएल बोलते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होता है, एल्जेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज जीरो। यानी अगर कोई क्लोज पाथ है, यानी कोई अगर क्लोज सर्किट है, तो उसमें जो भी वोल्टेज होंगे, जितने भी वोल्टेज होंगे, उन सब का जो सम होगा वो जीरो होगा। मतलब उन सबका अगर साइन के साथ हम लोग सम ले रहे हैं, अलजेब्राइक सम कर रहे हैं, तो वो जीरो होगा। इसी को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है कि सिग्मा वी एन इज इक्वल्स टू जीरो फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 to n। मतलब कितने भी एलिमेंट्स हो चाहे, उन सबका वोल्टेज का जो सम होगा, अलजेब्राइक सम जो होगा वो जीरो होगा। जैसे अगर ये हम लोगों ने एक बहुत बेसिक सा सर्किट ले लिया जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टर है आर, तो अगर हम लोग इसमें ऐसे मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग इसमें मूव करने चलते हैं, तो माइनस वी प्लस का आई आर इज इक्वल्स टू जीरो, वी इज इक्वल्स टू आई आर। मैंने ये कैसे ये साइन लिया है ये अभी आपको मैं समझाऊंगी। अब नेक्स्ट है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें क्या होता है, एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू जीरो। इसमें क्या होता है, जितना भी करंट किसी नोड पे आ रहा है प्लस इज इक्वल प्लस जितना भी किसी नोड से जा रहा है उसका जीरो होता है सम। यानी कि करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल्स टू करंट लीविंग द नोड। मतलब जितनी भी करंट आ रही है, यानी आई वन प्लस आई टू, ये लीव कर रही है क्योंकि इस नोड को, तो हम लोग आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री बोल देंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो। यानी कि सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू जीरो। इसीलिए हम लोग इसको लिख देते हैं सिग्मा आई एन इज इक्वल टू जीरो फॉर एन इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब एक और टॉपिक है नोडल एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, इन दिस एनालिसिस इंडिपेंडेंट नोड्स आर कंसिडर्ड एंड वोल्टेजेस आर अज्यूम्ड एट दीज नोड्स। इसमें क्या करते हैं, कोई भी अगर सर्किट होता है उसमें हम लोग नोड्स को अज्यूम कर लेते हैं, नोड्स को ले लेते हैं और फिर वहां पे वोल्टेज अज्यूम कर लेते हैं। फिर उसके हिसाब से केवीएल या फिर केसीएल लगा के, उसके हिसाब से फिर हम लोग केसीएल की इक्वेशन फॉर्म करते हैं, जो ऊपर किरचॉफ्स लॉ करंट लॉ पढ़ा है हमने, उसके हिसाब से हम लोग उसमें केसीएल लगाएंगे और फिर उसकी सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, या फिर मैं आगे चलने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको किस तरीके से साइन कन्वेंशन लेकर क्वेश्चंस कराऊंगी। इस पूरी वीडियो में मैं इसी के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लूंगी। तो अगर हम लोग एक मान लीजिए सर्किट लेट कर लेते हैं, बहुत बेसिक सा, जिसमें एक मैंने ये वोल्टेज सोर्स ले लिया, इसको लेट कर लेते हैं। 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं R2, यहाँ पे एक करंट सोर्स लेट कर लेते हैं, 2 एम्पेयर का मान लीजिए मैंने करंट सोर्स लेट कर लिया। ठीक है, एक बहुत बेसिक सर्किट लिया है मैंने। तो हम लोग को क्या करना होता है, केवीएल या केसीएल लगाने के लिए हम लोगों को पहले तो एक केवीएल लगाने के लिए हमको पहले क्या करना होता है कि लूप का डायरेक्शन, कि हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे उस लूप में, ये डिफाइन करना पड़ता है। तो मान लीजिए हम इस लूप में हम ले लिया कि क्लॉकवाइज हम जाएंगे, फिर इसमें भी हमने क्लॉकवाइज ले लिया, इसको लूप 1 मान लिया, इसको लूप 2 मान लिया। आप लोग ऐसा ही करिएगा कि अगर एक लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही लीजिएगा, ये सरल हो जाता है, आसान हो जाता है एक तरीके से। और अगर करंट किसी ब्रांच में दिया होता है तो वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिया होता है तो हम लोग लेट करते हैं कुछ करंट। मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे I1 करंट है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे I1 है और फिर I1 में से 2 इधर चला गया, 2 एम्पेयर, यानी कि यहाँ पे कितना बच के आएगा, I1 माइनस का 2, क्योंकि हमको पता है किसी भी नोड पे जितनी भी करंट्स आती है उनका सम जो है होता है वो जीरो होता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें अब, तो I1 आ रही है इस पे नोड पे, और जा क्या कौन कौन सी थी, I1 माइनस का 2, ये इधर आ गई क्योंकि, और इधर से 2 एम्पेयर प्लस का, यानी कि देख लिया तो I1 इज इक्वल टू I1। यानी कि हम लोगों ने एकदम सही लेट किया है कि अगर यहाँ से I1 आ रही है फिर 2 एम्पेयर इधर चली जाती है तो इधर बचेगी कितनी, I1 माइनस का 2।
अब हम बताएंगे कि केवीएल में कैसे लेते हैं, केवीएल में कैसे साइन लेंगे हम। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग जैसे मान लीजिए क्लॉकवाइज इसमें मूव कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है, तो हम लोग 10 वोल्ट को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, माइनस का 10 हो गया। फिर क्योंकि I1 का डायरेक्शन हमारे रोटेशन के डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग ऐसे जाएंगे तो ये हमारा भी ऐसे ही मूव करेंगे, तो इसको हम लोग अब पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस I1R1, क्योंकि केवीएल लगा रहे हैं ना तो वोल्टेज लेना पड़ेगा, तो माइनस का 10 वोल्ट प्लस का I1R1। फिर अगर ऐसे ही मूव करके इधर आ गए हम लोग, तो ये भी हमारे जो भी डायरेक्शन हमने लेट की है उसके डायरेक्शन में है, तो इसको भी प्लस के साथ लेंगे, I1 माइनस का 2 इंटू R2। और केवीएल क्या कहता है कि जितना भी वोल्टेज किसी भी क्लोज सर्किट में है वो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। अगर यही मान लीजिए कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन इसमें है वो I1 माइनस 2 ऐसे होता, तो हम लोग जब लेते करंट, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव लेना पड़ता, क्योंकि हमने माना क्या है इधर को, और हमारी करंट किधर से आ रही है, इधर, यानी उल्टी आ रही है, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा है, यानी कि अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स में पहले नेगेटिव टर्मिनल को टच करते हैं तो नेगेटिव में हम लोग लिखेंगे। अगर यही हम लोग इस डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेट कर लेते तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल टच होता, तो यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव लेना पड़ता। और अगर मतलब जो भी टर्मिनल वोल्टेज सोर्स का टच होगा उसको हम लोग लेंगे, प्लस जो भी हम अगर हमारा जो लेट किया हुआ जो डायरेक्शन है, लूप का जो डायरेक्शन है वो हमारे करंट के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर हम लोग प्लस लेंगे, अगर यही उल्टा हो जाता है तो नेगेटिव ले लेते हैं हम लोग, बस सिंपल सा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का जो साइन कन्वेंशन होता है वो जो मैंने साइन कन्वेंशन बताया उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है या फिर मैं गलत हूँ, दोनों ही सही है। क्योंकि अगर आप लोग मान लीजिए इसी इक्वेशन में मैंने दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से अगर मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो कट ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो है और ये इक्वल टू में इक्वेट है। तो यानी कि अगर सबका साइन कन्वेंशन, किसी का साइन कन्वेंशन मेरे से बिल्कुल उल्टा है, अगर किसी और से आप पढ़ रहे हैं, या फिर आपका ही साइन कन्वेंशन मेरे से बिल्कुल उल्टा है, तो वो भी सही आंसर ही देगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि आप गलत कर रहे हैं या फिर मैं गलत पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एट द एंड आंसर सेम आना चाहिए, बस आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि अब हम लोगों ने क्योंकि किरचॉफ्स लॉ और नोडल एनालिसिस के बारे में थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया है, तो अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल मतलब एक तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि मेनली न्यूमेरिकल आता है इन सारे टॉपिक्स पे। तो अब मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ले लिया है कि डिटरमाइन करंट इन 4 ओम रेजिस्टर। ये एक सर्किट दिया हुआ है और उन्होंने पूछा है कि ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है इसमें कितनी करंट जा रही है, मतलब इसकी ब्रांच में कितनी करंट जा रही है। तो ये मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले लूप का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया है कि इसमें, और इसको लूप 1 मान लिया, इसको लूप 2 मान लिया। और क्योंकि इसमें करंट दी हुई थी I और यहाँ पे ये एक करंट सोर्स दे रखा है 2, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से 2 अगर आ रही है तो मैंने लेट कर लिया कि यहाँ से I1 आ रही है, और अगर 2 में से I1 इधर चली गई तो बची कितनी, 2 माइनस I1। और फिर उसके बाद ये I1 यहाँ आई और इसमें से I इस डायरेक्शन में आ गई, तो इधर कितनी बची, I1 माइनस I। तो यानी कि सबसे पहले क्या करना होता है, लूप की डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है, तो मैंने दोनों लूप्स में डायरेक्शन डिसाइड कर ली, और फिर उसके बाद करंट एक तरीके से सारी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। यहाँ 2 था, फिर मैंने लेट कर लिया कि यहाँ I1 आ गया, तो इधर जो बचा है 2 में से I1 माइनस करके इधर आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे I1 है और इसमें I दिया हुआ था, तो I अगर इधर आ गया तो इधर कितना बचा, I1 माइनस का I। अब हम लोग एक एक लूप को लेंगे, लूप को मैश भी बोलते हैं। तो पहला फर्स्ट मैश ले लिया मैंने, तो क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेट किए तो यानी कि नेगेटिव टर्मिनल 8 वोल्ट का टच हो रहा है, तो इसलिए -8। फिर क्योंकि हमारी करंट का जो हमने डायरेक्शन लिया था वो इधर है, जो कि अपोजिट जा रहा है हमारे मूवमेंट के, इसलिए माइनस का 5 इंटू I1 माइनस I। फिर यहाँ दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, इसलिए प्लस का 4I इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व किया, माइनस का 8 ये मल्टीप्लाई हुआ अंदर जाके, माइनस का 5I, ये माइनस माइनस प्लस 5I, ये 4I। फिर जब सॉल्व किया तो 9I इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5I, यानी अगर I1 की वैल्यू देखें हम लोग तो 9I माइनस का 8 अपॉन में 5 आ जाएगा। ये हमने इक्वेशन 1 लेट कर ली। फिर ऐसे ही मैश 2 में हम लोगों ने लगाया,
तो यहाँ पे अगर देखें तो हम मूवमेंट इधर कर रहे हैं और हमारी करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये भी नेगेटिव हो गया, यानी कि माइनस का 4i। फिर ये इसमें भी यही हो गया, उल्टा डायरेक्शन हो गई, तो माइनस का 6i। फिर उसके बाद ये इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए 2 इंटू 2 माइनस का i1 इज इक्वल टू 0। फिर इसको यहां से सॉल्व किया तो i1 की वैल्यू निकाली हमने 4 माइनस का 4i अपॉन में 8। तो इक्वेशन 1 और 2 हम लोग देखें तो दोनों की i1 की वैल्यूज आ गई है, क्योंकि दोनों की एक साइड i1 है, इसलिए हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इक्वेट किया 9i माइनस 8 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 4 माइनस का 4i अपॉन में 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 यहाँ डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, 5 इधर डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई हो गया। फिर अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 8 जा 72, 8 8 जा 64, 5 4 जा 20, माइनस का 5 4 जा 20i। फिर हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो i की वैल्यू हमारी आ गई 21 अपॉन में 23, जिसको डिवाइड किया तो 0.91 एम्पेयर आ गया। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो देखा कितना इजी हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोगों की फ्लुएंसी बन जाए क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये एक लूप दिया हुआ है, इसमें हम लोग को 5 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उस लूप को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, या फिर उस मेश को बिल्कुल नहीं छेड़ते जिसमें करंट सोर्स लगाओ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि इसके अक्रॉस फिर हम लोग को वोल्टेज लेट करना रहता है, जो कि करने में थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं आपको इजी तरीका दिखा रही हूँ कि जिसमें भी करंट सोर्स है उसको छोड़ दे, बाकी के लूप्स में डायरेक्शन डिसाइड कर ले। उससे पहले क्या करते, करंट डिसाइड कर लेते। जैसे यहाँ पे 2 एम्पेयर दिया हुआ है, यानी कि 10 ओम से 2 एम्पेयर आएगा। फिर लेट कर लीजिए कि यहाँ पे i1 आ गया, अगर 2 में से i1 इधर आ गया तो बचा कितना, 2 माइनस का i1, तो इधर आएगा 2 माइनस i1। फिर इधर i2 आ गया, तो अब 2 माइनस i1 में से i2 इधर आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा, 2 माइनस i1 माइनस का i2, तो ये इधर आ गया। अब हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली दोनों में। अब मेश 1, क्योंकि हमारे पास i1 और i2 दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 3 इक्वेशन की तो जरूरत ही नहीं, इसलिए इस लूप को छुएंगे ही नहीं हम लोग। इसमें फर्स्ट मान लेंगे, इसमें सेकंड मान लेंगे। अब मेश 1 में अगर देखें तो क्योंकि i1 की डायरेक्शन जो है हमारे लूप के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में, इसलिए 2i1, i2 की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस का 2i2। फिर से 2 माइनस i1 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जा रही है लूप के डायरेक्शन से, इसलिए माइनस का 5 इंटू 2 माइनस का i1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करके i2 की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर अगर मेश 2 देखें हम लोग तो क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से टच हो रहा है, इसलिए माइनस का 100। फिर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन आ जा रही है, इसलिए माइनस का 4 इंटू 2 माइनस i1 माइनस i2। फिर यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, इसलिए प्लस का 2i2। मतलब ट्रिक इसमें ये होती है कि करंट वाले लूप को ना छुएं और कम से कम वेरिएबल्स को लेट करें। मतलब जितना कम वेरिएबल होगी उतनी कम हम लोगों को इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, उतना ही कम हेक्टिक हो जाएगा हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। अगर मान लीजिए हमने यहाँ i1, यहाँ i2, यहाँ i3 तीनों में अलग अलग वेरिएबल ले ली, तो इस तरह से तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए होगी, और जैसे ही हम लोग ज्यादा इक्वेशंस बनाएंगे हमारी कैलकुलेशन वैसे ही टफ होती जाएगी। तो यही ट्रिक होती है कि कम से कम वेरिएबल यूज करें। अब तो फिर यहां से फिर हम क्या करेंगे, i2 निकालेंगे। फिर क्योंकि यहां से एक i2 की वैल्यू आ गई, एक ये i2 की वैल्यू आ गई, दोनों को इक्वेट कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर यहां से i1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.52 एम्पेयर। और अगर हम लोग देखें तो 5 ओम के अक्रॉस 2 माइनस i1 जा रहा है, यानी कि i1 में से 2 को माइनस कर 2 में से i1 को माइनस करना पड़ेगा। तो 5 ओम के अक्रॉस क्या है, 2 माइनस i1, तो 2 माइनस का 5.52 यानी कि माइनस का 3.52 एम्पेयर जा रहा है। माइनस इसलिए आया हमारे में क्योंकि हमने डायरेक्शन अपोजिट ले ली। माइनस इसलिए आया था क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शन इधर ले ली थी, अगर यही डायरेक्शन हम लोग यहाँ ऐसी ले लेते तो हमारा पॉजिटिव आ जाता। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आंसर माइनस का 3.52 एम्पेयर आ गया है। आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार अपने आप से भी लगाकर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं AKTU के सेमेस्टर में। अब आप लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स वाले मत क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्लास में जो लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो हम लोगों को थोड़े टफ क्वेश्चंस कराने लगते हैं। वो क्वेश्चन नहीं आते बिल्कुल भी सेमेस्टर में। सेमेस्टर के लिए उसको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो हाँ वो कर सकता है।
अब हम लोग ने क्योंकि किरचॉफ्स लॉ पे सारी तो क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब हम लोग नोडल एनालिसिस पे देखेंगे। मतलब कि किरचॉफ्स लॉ में हम लोगों ने अभी तक केवीएल देखा है, अब हम लोग क्या करेंगे, केसीएल के क्वेश्चंस एक तरीके से देखेंगे। नोडल एनालिसिस को केसीएल भी बोलते हैं क्योंकि उसमें मेनली केसीएल ही यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक गिवन सर्किट है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 15 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट बताना है यूजिंग नोडल एनालिसिस। प्रॉपरली क्वेश्चन में लिखा रहता है कि किससे लगाना है, केवीएल से लगाना है, केसीएल से लगाना है या फिर नोडल एनालिसिस से लगाना है। तो नोडल एनालिसिस और केसीएल सेम ही है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस मैंने बताया था कि हम लोग पहले नोड्स डिसाइड कर लेते हैं। तो यानी कि हम लोगों ने नोड डिसाइड कर लिया, वी ए ये है, ये वी बी है, ये भी वी बी क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा वायर है। यानी कि जो पोटेंशियल इसका होगा वो भी इसका होगा, वो इसका भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है जहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो। यानी कि इसका भी वी बी होगा, इसका भी वी बी होगा। और हम लोग क्या करते हैं, नीचे के जो एंड्स होते हैं उन पे ग्राउंड लेट कर लेते हैं, यानी कि 0 वोल्टेज लेट कर लेते हैं एक तरीके से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे नोड ए पे, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट नोड ए। तो इसमें हम लोगों को क्या मेनली करना रहता है, केसीएल लगाना होता है। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे I1 लेट कर लिया, यहाँ पे I2 लेट कर लिया, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने लेट कर लिया I3। तो हमने देखा कि 10 वोल्ट से VA की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और करंट हमेशा हमेशा ये चीज नोट कर लीजिए कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज के साइड में फ्लो करता है। तो इसलिए 10 वोल्ट से ये VA के साइड में फ्लो कर रहा है, यानी कि VA जो है वो 10 वोल्ट से कम होगा, ऐसा हम लोगों ने अज्यूम किया है। अगर VA 10 वोल्ट से ज्यादा होगा तो यही हमारी करंट का जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि वो इधर मूव कर रहा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ VA लेट कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रांच में है 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो 10 I क्या होता है, अगर हम लोग ओम्स लॉ देखें तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, यानी I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R होता है। यानी कि करंट का फॉर्मूला हमको लगाना है V अपॉन में R, केसीएल यूज करना है ना, नोडल का सिंपल मतलब होता है कि केसीएल यूज करना। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसमें करंट देखें, इस नोड पे अब हम लोग करंट देख रहे हैं कितनी आ रही है कितनी जा रही है। तो अगर देखें तो I1 आ रही है, I3 और I2 जो है वो लीव कर रही है नोड को। तो एक तरफ I1 लिखेंगे और दूसरी तरफ I3 प्लस I2 का सम लिखेंगे। I1 क्या है, 10 माइनस का VA, क्योंकि 10 से VA की तरफ जा रही है, यानी 10 बड़ा है, 10 माइनस का VA अपॉन में R क्या है इस ब्रांच में 2 ओम, क्योंकि ये तो क्या हो गया V बाय में R हो गया। और फिर उसके बाद इस ब्रांच को देखें इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ लीव कर रही है तो VA, और क्योंकि हम लोगों ने इसको ग्राउंड लेट किया है इसलिए माइनस का 0, यहाँ पे 0 हो गया ना, 0 वोल्ट लेट हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो VA माइनस का 0 अपॉन में जो भी रेजिस्टेंस है 10, और फिर यहाँ पे जा रही है I3, क्योंकि VA से VB की तरफ जा रही है, यानी कि हाई वोल्टेज VA माइनस का लो वोल्टेज VB अपॉन में 5, जो क्योंकि 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये क्यों किया समझ में आया ना, क्योंकि ये I1 जो है वो नोड की तरफ आ रही है और I2 और I3 जो है वो नोड से लीव कर रही है, इसलिए। तो 10 माइनस VA अपॉन में 2 इज इक्वल टू VA माइनस 0 अपॉन में 10 प्लस का VA माइनस B अपॉन में 5। अब हम लोग जब इसको धीरे धीरे पूरा एलसीएम लेकर 10, अगर देखें 2, 10 और 5 का एलसीएम देखें तो 10 आएगा। फिर हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन के आएगी, VB इज इक्वल टू 4VA माइनस का 25। अब यही हम लोग नोड बी पे करेंगे। नोड बी में कैसे होगा, अब हम लोग नोडल एनालिसिस लगाएंगे नोड बी पे, ये जो नोड बी है इस पे हम लोग नोडल एनालिसिस लगाएंगे। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये दोनों एक ही पूरा पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट ही एक है। तो इस पे क्या है, I3 आ रही है, I इधर जा रही है, और इस ब्रांच की जो भी मान लीजिए I4 है वो, और ये 1/3 एम्पेयर जो दिया हुआ है ऑलरेडी वो भी इस नोड को लीव करी, क्योंकि ये दोनों पूरा नोड एक ही है, इसको एक लेट करना है, ये ब्रांच नहीं लेट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ये I3 इधर आ रही है तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ आती है, यानी VA माइनस VB अपॉन में 5, ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब ये जो 15 ओम में जो I है जो पहले से दिया हुआ था वो जा रही है, नोड को लीव कर रही है, इसलिए इसको हम लोग इस साइड लिखेंगे,
तो VB माइनस का 0 अपॉन में 15। फिर ये भी इस VB को लीव ही कर रही है अगर इसका डायरेक्शन देखे तो इसलिए 1/3। फिर I4 जो है, जो हम लोगों ने डायरेक्शन लेट की है, वो भी VB को लीव ही कर रही है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, VB माइनस का 18, क्योंकि यहाँ पे 18 वोल्ट दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। VB माइनस का 18 अपॉन में 3। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन हमको यहाँ पे VA VB के टर्म्स में भी मिलेगी। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके VA की वैल्यू आ जाएगी 9.39 और VB की वैल्यू आ जाएगी 12.57। क्योंकि हम लोग को VA VB पता चल गया और हम लोग को निकालना क्या था, करंट थ्रू 15 ओम। और 15 ओम की तरफ करंट कौन सा जा रहा है, I क्या है, VB माइनस का 0 अपॉन में 15। यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये I जो है VB माइनस का 0 अपॉन में 15, इसको निकालना है यानी हमको। तो करंट थ्रू 15 ओम क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू VB माइनस का 0 अपॉन में 15। तो VB की वैल्यू 12.57 I ही है और माइनस 0 अपॉन में 15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.838 एम्पेयर आएगा। ये काफी टफ क्वेश्चन था, आप इसको देख के घबराइएगा नहीं। या तो इतनी, अगर बहुत टफ पेपर आएगा तो ये लेवल आएगा, या फिर इससे इजी क्वेश्चंस ही हमेशा आते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें भी पूछा है, यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2, यानी जो R2 है उसके थ्रू क्या करंट फ्लो हो रही है ये निकालनी है नोडल एनालिसिस मेथड से। नोडल एनालिसिस का सिंपल मतलब है KCL लगाना है, और KCL का और नोडल का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग नोड्स डिसाइड करते हैं। तो हम लोगों ने इस नोड को A नाम दे दिया है, यहाँ पे B नाम दे दिया, यहाँ पे C नाम दे दिया, यहाँ पे D नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, B पे मैंने लगा दिया नोडल KCL लगा दिया। तो अगर B पे KCL देखें, मैंने करंट की कुछ डायरेक्शन लेट कर ली है, I1 आ रही है, I3 लीव कर रही है और फिर इधर से I2 जा रही है। इसमें भी जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों जो नोड्स हैं वो हम देखें तो सेम ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना कोई रेजिस्टर है, कुछ भी नहीं है। तो इसको भी और इसको भी हम लोग B ही बोल सकते हैं। और इस पे हम लोगों ने V वोल्टेज लेट कर लिया है कि V वोल्टेज है B पे। तो अगर हम लोग B पे लगाएंगे तो क्या हो रहा है, क्योंकि करंट 20 वोल्ट से B की तरफ आ रही है, तो यानी कि 20 माइनस का V अपॉन में R4 रेजिस्टर है उस ब्रांच का। क्योंकि ये इधर आ रही थी इसलिए हम लोगों ने इधर लिखा। और फिर जो जो लीव कर रही है, I2 और I3 अगर देखा जाए तो लीव कर रही है हमारी नोड को। B को देखो, ये भी लीव कर रही है, ये भी लीव कर रही है। B तो यहाँ पे B है, V माइनस का 50 वोल्ट अपॉन में 20 यानी R1 प्लस V माइनस का 0 अपॉन में R2, यहाँ पे माइनस का 0 लिख सकते हैं हम लोग अपॉन में R2, और प्लस V माइनस का 0 अपॉन में R3। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 20 माइनस V अपॉन में R4 की वैल्यू 30 इज इक्वल्स टू V माइनस 50 अपॉन में 20 प्लस का V अपॉन में 100, R2 की वैल्यू 100 है, और प्लस का V अपॉन में R3 यानी कि 120। इन सबको एक तरफ लाके एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू हमारी आ जाती है 31.18 वोल्ट। और I2 की वैल्यू जैसे हमने लिखा कि I2 क्या होता है, तो I2 अगर देखा जाए तो है V माइनस का 0 अपॉन में 100। तो V क्या आया हमारा 31.18 अपॉन माइनस का 0 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.31 आ गया। तो I2 ही तो हमारी करंट है R2 के थ्रू, तो यही हमारी करंट आ गई, यही हमारा आंसर है। अब हम लोगों ने नोडल पे भी देख लिया, यानी KCL पे भी क्वेश्चंस 2 देख लिए हैं, 2 क्वेश्चंस KVL पे भी देख लिए हैं। नोडल और KCL एक ही है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कि मतलब एक सर्किट दिया होता है, पूछता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का। तो ये एक पूरा एक सर्किट हम दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। Find the equivalent resistance of given circuit and calculate the current supplied by the source। ये जो सोर्स है 120 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और कितना करंट ये सप्लाई कर रहा है ये निकालना है। तो अगर एक बार रेजिस्टेंस आ जाएगा तो करंट तो निकाल ही लेंगे, I इज इक्वल टू V बाय R करके।
ये तो सिंपल सा ओम्स लॉ लगा के निकालेंगे। तो पहला मेन काम हमारा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। तो हमेशा याद रखना, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आता है तो जहां जिसके अक्रॉस निकालना रहता है उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे 120 वोल्ट है तो हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे। तो अगर यहाँ देखें तो 2 ओम और 10 ओम जो है वो सीरीज में दिख रहे हैं हम लोगों को। तो यानी कि ये दोनों सीधे सीधे प्लस हो जाएंगे। तो अब हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ये 12 ओम हो गया, 10 प्लस 2 का 12 ओम। अब हम लोग देखें फिर से, हम लोग जो भी सोर्स है उसके एकदम अपोजिट, एकदम उल्टी तरफ देखेंगे तो ये दोनों जो है पैरेलल में दिख रहे हैं। क्योंकि ये पैरेलल है तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 12 अपॉन में 12 प्लस 12 यानी कि 6 ओम आ जाएगा। 6 ओम आ जाएगा तो अब हम लोग इसको, अब हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा। अब देखें तो फिर से ये दोनों सीरीज में है तो अब ये पूरा 8 ओम आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ का 8 ओम और ये 8 ओम दोनों पैरेलल में थे, इसलिए इन दोनों को पैरेलल में करेंगे तो हमारे पास 4 ओम आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 4 ओम आ गया। अब ये 4 ओम एक दूसरे के पैरेलल में है तो ये 2 ओम बन गया। मतलब जब ऐसे हम लोग धीरे धीरे अपना सर्किट रिड्यूस करते जाएंगे। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम हमारा पैरेलल में है तो यहाँ पे 1 ओम आ जाएगा। अब हम लोग देखें तो फाइनली एक 4 ओम बचा है और एक 1 ओम बचा है, जो कि दोनों ये एक सीरीज में है। तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, 5 ओम। यानी कि हम लोग जो भी सोर्स दिया होगा उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन से रिड्यूस करना शुरू करेंगे। फिर धीरे 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 हम लोग पूरा सोर्स तक पहुंचेंगे। फिर जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। वोल्टेज हम लोग को पता है 120 है। तो अगर करंट देखें उस सोर्स के थ्रू तो आई इज इक्वल टू वी बाय में आर। तो वी क्या है 120, आर क्या आया 5, तो आ गया 24 एम्पेयर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और आई ही पूछा था, हो गया। आप आर इक्विवेलेंट निकालने वाले या फिर नेट रेजिस्टेंस निकालने वाले कुछ क्वेश्चंस और कर लीजिएगा, आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा। सेमेस्टर इसी तरीके के क्वेश्चन सेमेस्टर में आते हैं, इससे टफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम लोग देखेंगे डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सर्किट दिया होता है उसको रिड्यूस करना, उसके आर इक्वल निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो उसके लिए कुछ टूल, एक तरीके से देखें तो कुछ टेक्निक्स हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। अभी आप लोग ये पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो अगर कभी भी ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो हम लोग उसको इस तरीके से स्टार की तरीके से, या फिर देखा जाए तो ये वाई भी है, वाई के तरीके से हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग लेट कर लेते हैं ए बी सी 3 नोड्स हैं, उन तीनों के बीच में R1 R2 R3 लगा हुआ है, तो फिर इन्हीं ए बी सी में हम लोग इसको रिड्यूस करके आर ए कह सकते हैं, इसको आर बी कह सकते हैं, जो बी से अटैच है उसको बी आर बी कह सकते हैं, और जो सी से अटैच है उसको आर सी कह सकते हैं। ये कैसे करते हैं हम लोग, ये देखें, इसका डेरिवेशन भी आता है। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए, तो अगर हम लोग डेल्टा में सबसे पहले देखें तो बी और सी के बीच के अक्रॉस अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे तो मैंने क्या बताया था, जिस टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है उसके अपोजिट देखेंगे सबसे पहले। तो अपोजिट देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि R1 R2 सीरीज में है और फिर ये दोनों जो है जाके पैरेलल हो जाएंगे R3 के। तो वही है R3 इज पैरेलल टू R1 प्लस R2, यानी RBC क्या आ रहा है, R3 पैरेलल टू R1 प्लस R2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो R3 इंटू R1 प्लस R2, ये क्योंकि सीरीज में, अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर यही हम लोग स्टार कनेक्शन में देखें तो इसमें क्या है, RBC देखें तो ये RC है, ये RB है, ये दोनों सिंपल प्लस हो जाएंगे, RB प्लस RC। तो क्योंकि ये और ये RBC है तो दोनों को इक्वेट कर दिया, RB प्लस RC इज इक्वल टू R3 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली RCA क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 प्लस R3 अपॉन में R1 प्लस R2। RA प्लस B क्या आ जाएगा, R2 इंटू R1 प्लस R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। इसकी एक ट्रिक भी है कि अगर हम लोग देखें B और C के बीच में, यानी RB प्लस RC हम लोगों को अगर निकालना है, यानी RB और
यानी आरबी थोड़ा सा ऊपर से दिखाओ। यानी आरबी प्लस आरसी हम लोगों को अगर निकालना है तो देखिए तो क्या आ रहा है, R3 यानी आरबी और आरसी के बीच में जो भी रजिस्टर है वो इनटू जो भी सामने वाले रजिस्टर्स है उनका सम, यानी कि जो भी इन दोनों के बीच में है वो इनटू बाकी बचे हुए का सम अपॉन में टोटल सम। अगर ये आरसी प्लस आर ए देखा जाए तो आरसी प्लस आर ए के बीच में कौन है, R1 है, तो R1 इंटू दोनों बचे हुए का सम अपॉन में टोटल सम। आर ए प्लस आर बी अगर देखा जाए तो फिर R2 जो उन दोनों के बीच में है अपॉन में इंटू में R1 प्लस R3 अपॉन में टोटल का सम। अब अगर इन तीनों 1 2 3 इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी हो जाएगा 2 टाइम्स R1 R3 प्लस का R2 R3 प्लस का R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। 2 2 कट जाएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का ये फॉर्मूला आएगा। फिर एक एक करके हम लोग आर बी प्लस आर सी अगर इस इक्वेशन में से माइनस कर देंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी आर ए क्या आ रहा है, यानी आर ए क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 जिससे वो ए जो जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर देखा जाए तो इसके बीच में ही हम लोग अगर से मान लीजिए बना लेते हैं, ये आर ए है, ये आर सी है, ये आर बी है। तो आर ए क्या आ रहा है, जिसके बीच में आ रहा है R1 प्लस R2, सॉरी आर ए क्या आ रहा है R1 R2 अपॉन में टोटल का सम। आर बी क्या आ रहा है, आरबी किसके किसके बीच में, R3 R2 के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो गया R3 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही R3 क्या है इधर, ऐसे ही RC क्या है, R3 और R1 के बीच में है, इसलिए R3 इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कैसे याद करना है हमको कि अगर आर ए निकालना है तो किसके किसके बीच में है, R1 R2 के बीच में है, तो R1 R2 अपॉन में तीनों का सम। अगर आर बी यही हमको निकालना है तो ये R2 R3 के बीच में है, तो R2 R3 अपॉन में तीनों का सम। यही RC निकालना है तो R1 R3 अपॉन में तीनों का सम। सिंपल डेल्टा टू स्टार फॉर्मेशन का यही सिंपल फॉर्मूला होता है। ये डेरिवेशन आप लोग एक दो बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोगों को आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। अभी तक देखा हम लोगों ने डेल्टा टू स्टार, अब हम लोग देखेंगे स्टार टू डेल्टा। तो मान लीजिए कि ऐसे कनेक्टेड है R1 R2 R3, तीन टर्मिनल्स दिए हुए हैं जिससे R1 R2 और R3 कनेक्टेड है। तो इनको अगर हम लोगों को डेल्टा में चेंज करना है तो कैसे होगा, तो अगर R1 डैश R2 निकालेंगे तो ये सिंपल, जैसे पिछली बार में R B C निकालना था तो R1 प्लस R2 हो गया था स्टार कनेक्शन में। और अगर यहाँ पे अगर R12 निकालना है, मतलब R1 और R2 के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो वही ये दोनों सीरीज में, फिर ये इसके पैरेलल में हो जाएगा जैसा पिछले डेरिवेशन में था। फिर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R12 R इंटू R13 प्लस R23 अपॉन में R12 प्लस R13 प्लस का R23। सिमिलरली R1 प्लस R3 की वैल्यू आ जाएगी R2 प्लस R3 की। और फिर जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो R12 क्या आएगा, आएगा R1 R3 प्लस का R2 R3 प्लस का R1 R2 अपॉन में, क्योंकि यहाँ 1 2 है तो अपॉन में R3 आ जाएगा। ये 2 3 होता है तो यहाँ पे R1 आ जाता है, बाकी ऊपर का सेम होता है। यहाँ पे 1 3 होता है तो जो बचा होता है यहाँ पे R2 आ जाता है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बना के आप लोग स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार के फॉर्मूले याद कर लीजिएगा और डेरिवेशन भी याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। अब हम लोग फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर देखें तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिड्यूस द नेटवर्क टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज सीन बिटवीन नोड्स AD। इन लोगों ने ये नेटवर्क दिया है और ये लोग बोल रहे हैं कि AD के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, AD के अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस है वो निकालना है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि जो भी टर्मिनल्स दिए हों उनके अपोजिट देखा जाता है। तो अगर हम लोग AD के अपोजिट देखें तो हम लोग को सीधा सीधा तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, यानी कि इसको सिंपल तरीके से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। इसमें हम लोग को स्टार डेल्टा
या फिर डेल्टा टू स्टार, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो हम लोग को पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि स्टार बन रहा है कि डेल्टा बन रहा है या फिर क्या बन रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो ये 4 ओम, 8 ओम और 2 ओम जो है वो एक तरीके से स्टार की तरीके का फॉर्मेशन कर रहा है, स्टार है, ये स्टार कनेक्शन है इसमें। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ए सी बी टर्मिनल को ऐसे डेल्टा में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि क्या करते हैं, ऊपर सबके प्रोडक्ट का एक दूसरे से प्रोडक्ट का सम लेते हैं, अपॉन में जो भी वहां नहीं होता है, जैसे आर एक्स लेना है तो ना 4 लेंगे ना 8 लेंगे, जो तीसरा होता है उसको लेंगे, अपॉन में 2। और अगर वाई आर वाई की बात कर रहे हैं तो सारा मल्टीप्लीकेशन यानी 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू 4 अपॉन में जो बचा वाला 8। और अगर आर जेड ले रहे हैं तो सबका मल्टीप्लीकेशन का सम अपॉन में जो अपोजिट में जो 4 ओम है वो। तो अगर देखें तो हम लोग का डेल्टा हो गया, डेल्टा में कन्वर्ट हो गया, एक आर एक्स जो है वो 28 आ गया, आर वाई जो है वो 7 ओम आ गया, आर जेड जो है वो 14 ओम आ गया। तो अगर अब हम लोग देखें तो हम लोगों ने स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर लिया है। तो यानी इस वाले जो ये स्टार कनेक्शन का जो है इसको हम लोग अब डेल्टा में लिख सकते हैं। तो इसको फिर मैंने ये डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये जो ए सी के बीच में था वहां पे हमने आर एक्स लिख दिया, जो ए बी के बीच में था, ये ए बी है ना, तो उसके बीच में जो ए डी के बीच में था उसको मैंने आर वाई लिख दिया यानी 7, और जो सी डी के बीच में था उसको मैंने 14 आर जेड लिख दिया। तो अगर हम देखें तो अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल को सॉल्व किया 4 इंटू 28 अपॉन में 4 प्लस 28, ये 3.5 आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया 12 इंटू 14 अपॉन में 12 प्लस 14, ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया 3 इंटू 7 अपॉन में 3 प्लस 7, ये पैरेलल में आ गया। तो अगर हम देखें तो अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा आ गया। तो ए बी के अक्रॉस क्या आ गया, 3.5, 6.46 दोनों सीरीज में। अगर वही जो हमेशा से पहले से करते आए कि जिस टर्मिनल के अक्रॉस बोले उसके अपोजिट देखा जाता है, तो अगर उसके अपोजिट देखेंगे तो 3.5 और 6.46 जो है हम लोग को दिखेगा कि सीरीज में है। तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में तो ऐड कर दिया। अब देखेंगे तो 9.96 और 2.1 जो है ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे यानी 2.1 इंटू 9.96 अपॉन में 2.1 प्लस 9.96। तो इसका फॉर्मूला हमारा, इसका पूरा हमारा आंसर आ जाएगा 1.734 ओम। आप इस क्वेश्चन को एक बार मेरा सोल्यूशन देखिएगा, उसके बाद देख देख कर सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार के क्वेश्चंस कैसे करने रहते हैं। अब हम लोग की एक नेक्स्ट थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, इसको पढ़ेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग। तो इफ अ नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन अ लीनियर नेटवर्क, मतलब अगर एक नेटवर्क में कई सारे वोल्टेज और या फिर करंट सोर्स होते हैं, द रिजल्टेंट करंट इन एनी ब्रांच इज द algebraic sum of the current that would be produced in it when each source acts alone replacing all other independent sources by their internal resistance। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर किसी एक नेटवर्क में या फिर किसी एक सर्किट में ढेर सारे सोर्सेज है, मतलब एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, या फिर 2 करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, मतलब एक से ज्यादा अगर सोर्स होते हैं तो क्या करते हैं, एक सोर्स को एट अ टाइम लेते हैं, फिर उसकी वजह से क्या करंट आ रहा है वो निकालते हैं, फिर दूसरे सोर्स को एट अ टाइम लेते हैं, फिर उसकी वजह से क्या करंट आ रहा है उस ब्रांच में वो लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वो नेट करंट आता है, मतलब जो फाइनल करंट होता है वो होता है। ये तो था कि स्टेटमेंट क्या है। अब कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट में, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करेंगे तो हम लोग का एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो इसमें क्या बोला है कि पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है, फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के करंट निकालना है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी उसको निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, टेक एनी वन सोर्स, कोई भी एक सोर्स लो, या तो करंट सोर्स ले लो या तो फिर वोल्टेज सोर्स ले लो। फिर क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स रिमेनिंग एंड ओपन सर्किट द करंट सोर्स रिमेनिंग। अगर मान लिया कि हम लोगों ने करंट सोर्स ले लिया पहले,
तो जो भी वोल्टेज सोर्स बचा होगा, जो भी बचा हुआ वोल्टेज सोर्स होगा, उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और अगर करंट सोर्स बचा है, मान लिया वोल्टेज ले लिया, वोल्टेज सोर्स ले लिया, तो उसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। फिर कैलकुलेट द करंट ड्यू टू सोर्स वन, जो भी सोर्स वन लिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग केवीएल या केसीएल लगा के करंट निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सोर्स टू लेंगे, और सिमिलरली अगर वोल्टेज सोर्स बचा होगा तो फिर शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अगर करंट सोर्स बचा होगा तो फिर ओपन सर्किट कर देंगे। फिर उसकी वजह से केवीएल केसीएल लगा के करंट निकाल लेंगे। फिर फाइनली क्या करेंगे, ऐड बोथ द करंट, दोनों करंट को ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल करंट आ जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे इसको न्यूमेरिकल में लगाते हैं। तो इसमें क्या है, डिटरमाइन करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टर एंड पावर इन 4 ओम इन द गिवन सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें क्या बोल रहा है, जो भी 8 ओम रेजिस्टर है उसके अक्रॉस कितनी करंट जा रही है और 4 ओम में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एट ए टाइम एक सोर्स लेते हैं। तो सब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग करंट सोर्स को ले लिया, और क्योंकि बचा वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना पड़ता है, शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, इसलिए वोल्टेज सोर्स को यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब सिंपल यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाया, यहाँ पे एक वीए मान लिया हम लोगों ने। तो हमको पता है क्या करते हैं कि वीए माइनस का 0, अगर यहाँ देखा जाए, अगर इसको ग्राउंड ले लें तो वीए माइनस का 0 अपॉन में जो भी रेजिस्टेंस है 2, फिर यहाँ पे वीए माइनस का 0 अपॉन में 8, और इस तरफ तो ये 2 एम्पेयर आ ही रहा है तो इसको 2 डायरेक्ट ले लिया। तो अगर देखें तो वीए की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 16/5 वोल्ट। और हमारा I1 क्या है, I1 अगर देखें तो वही है, वीए माइनस का 0 अपॉन में 8, तो वीए माइनस 0 अपॉन में 8, वीए की वैल्यू माइनस का 16/5 आया है अपॉन में 8, तो आंसर हमारा I1 का आ गया माइनस का 2.5 एम्पेयर, यानी कि 8 ओम के अक्रॉस करंट सोर्स की वजह से माइनस का 2/5 एम्पेयर करंट आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, उस सोर्स को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स को ले लिया, और बचा क्या था हमारे पास, करंट सोर्स। ये करंट सोर्स बचा था तो इसको ओपन सर्किट करना पड़ गया, क्योंकि वोल्टेज सर्किट, अगर वोल्टेज सोर्स बचा रहता है तो उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, अगर करंट सोर्स बचा रहता है तो उसको ओपन सर्किट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया। फिर हम लोगों ने लेट कर लिया कि यहाँ पे I2 है, ये I1 है, और क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो ये 0 एम्पेयर है, क्योंकि यहाँ पे तो सर्किट क्लोज ही नहीं हुआ है तो करंट क्या ही फ्लो करेगी। अगर कहीं से वायर खुल गया है तो अब करंट थोड़े उसमें फ्लो करेगी। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें अगर देखें तो I2 की वैल्यू जो है वो 20 अपॉन में 10 है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो अगर ये सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, तो ये 10 आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू V बाय में R होता है, तो 20V अपॉन में R क्या है 10, तो I2 की वैल्यू आ गई 2, यानी कि वोल्टेज सोर्स की वजह से 8 ओम में 2 एम्पेयर की करंट आ रही है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि दोनों करंट, जो दोनों सोर्सेज की वजह से जो करंट आती है उनका अलजेब्राइक सम करते हैं। तो I1 प्लस I2 कर दिया, I1 की वजह से आई थी माइनस का 2/5, और I2 की वजह से आई है 2, दोनों को ऐड किया तो 8/5 एम्पेयर हमारा करंट आ गया 8 ओम के रेजिस्टर के थ्रू। अब और क्या पूछ लिया इन्होंने, 4 ओम रेजिस्टर में कितना पावर है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² इंटू R होता है पावर। तो अगर हम लोग देखें तो 4 ओम, यहां तो क्योंकि इसकी वजह से तो 0 आ रहा है करंट, और इसकी वजह से क्या आ रहा है, हाँ इसकी वजह से क्या आ रहा है, ये देखिए ये 2 एम्पेयर आ रहा है, तो यानी कि यहाँ सोर्स 1 की वजह से 2 एम्पेयर आ रहा है, सोर्स 2 की वजह से 0 आ रहा है, तो इसका टोटल करंट कितना आ गया, 0 + 2 यानी कि 2, तो इसीलिए 2² इंटू का R 4, तो क्या हो गया 16 वॉट हमारे 4 ओम रेजिस्टर में कंजम्पशन है पावर का। तो यानी ऐसे ही करके हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सोर्स एट अ टाइम लेते हैं, अगर वोल्टेज, एक सोर्स ले लिया हम लोगों ने, वोल्टेज सोर्स बचा है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स बचा है तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे, फिर दोनों की वजह से या फिर जितने भी सोर्सेज है उनकी वजह से करंट निकालते हैं, फिर फाइनली उन लोगों का ऐड कर देते हैं तो हमारा करंट आ जाता है किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस। अब दो बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि मेनली सर्किट को सॉल्व करने में यूज होते हैं,
उसको जानेंगे हम लोग। दो बहुत बेसिक से रूल्स है। पहला है करंट डिवाइडर रूल। ये तब लगता है जब एक करंट सोर्स हो और एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल में हो। करंट सोर्स हो और पैरेलल में रेजिस्टेंस हो। तो हमको सिंपली पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो I इज इक्वल टू V बाय आर आ गया, यानी I जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग को R1 के अक्रॉस I1 निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास करंट दी हुई है I लेंगे इनटू जिसके अक्रॉस निकालना है उसको नहीं लेंगे, दूसरे वाले को लेंगे, क्योंकि I जो है वो R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर I1 निकालना है तो R1 नहीं लेंगे, R2 लेंगे। R2 लिया अपॉन में R1 प्लस R2। सिमिलरली I2 के केस में क्या करते हैं, I क्योंकि I2 निकालना है इसलिए यहाँ पे R1 लेंगे, I इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ऐसे बस ये दोनों फॉर्मूले याद करने, यानी अगर I1 निकालना है तो I इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, अगर I2 निकालना है तो I इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होता है, ये तब लगाते हैं जब अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स हो और उसमें सीरीज में दो या फिर दो से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस उसमें लगे हों। तो अगर इसको देखें, हमको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, जैसे जैसे R चेंज होगा वैसे वैसे V चेंज होगा। यानी अगर V1 की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे R1 लेंगे। जैसे करंट वाले में क्या कर रहे थे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो I1 की बात हो रही थी तो R1 नहीं ले रहे थे, R2 ले रहे थे। I2 की बात हो रही थी तो R2 नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए R1 ले रहे थे। तो क्योंकि V जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए V1 की बात हो रही है इसलिए R1 लेंगे, यानी V इंटू R1 जो भी गिवन हमारे पास सोर्स होगा V इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2। और अगर ये V2 का V2 की वैल्यू निकालनी है तो जो भी गिवन वोल्टेज होगा V इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये चारों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये बहुत यूज होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हम लोग पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम, एक एक करके देखेंगे। तो थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कभी कभी, और नॉर्टन्स थ्योरम का भी कभी कभी स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, एनी टू टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर डीसी सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टर। मतलब अगर कोई भी डीसी सर्किट है, बाइलेटरल डीसी लीनियर डीसी सर्किट है, तो उसको हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, एक वोल्टेज सोर्स लगा के और उसी के साथ सीरीज रेजिस्टर लगा के। इसका सिंपल अगर देखें अगर हम लोग, तो ये हमारा ये थेवेनिन रेजिस्टेंस है, ये थेवेनिन वोल्टेज इसको बोलते हैं, और ये लोड रेजिस्टेंस मतलब जिसके अक्रॉस हमको ये सब कुछ निकालना होता है। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो IL क्या आ जाएगा हमारा, VTH अपॉन में, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो RTH प्लस RL। I इज इक्वल टू V बाय R होता है ना, तो VTH अपॉन में RTH प्लस RL। तो क्या फिर से एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, एनी टू टर्मिनल बाइलेटरल डीसी सर्किट, कोई भी दो टर्मिनल का बाइलेटरल डीसी सर्किट अगर है तो उसको हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट है, उसमें क्या होना चाहिए, एक वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टर। ये एक सीरीज रेजिस्टर है, ठीक है, इसको थेवेनिन सर्किट बोलते हैं। उसी तरीके से नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है, कोई भी लीनियर सर्किट हो, चाहे उसमें एक सोर्स हो या फिर एक से ज्यादा सोर्स हो, फिर चाहे जितने रेजिस्टेंसेस हो, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल करंट सोर्स से। मतलब एक करंट सोर्स हम लोग उसमें लगा सकते हैं एंड अ सिंगल रेजिस्टर इन पैरेलल, और पैरेलल में एक रेजिस्टर लगाते हैं। मतलब एक करंट मतलब अगर कोई भी हमारे पास लीनियर बाइलेटरल डीसी सर्किट है तो उसको हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये सर्किट है, उसमें क्या होता है, एक सिंगल करंट सोर्स होता है, एक सिंगल रेजिस्टर लगाते हैं, नॉर्टन रेजिस्टर बोलते हैं जिसको, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, वो लगाते हैं पैरेलल में, और इसको नॉर्टन सर्किट बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे IL देखें तो ये IN है, फिर करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे तो IL इज इक्वल टू IN, क्योंकि RL के क्रॉस निकालना है इसलिए हम लोग लेंगे RTH, यहाँ पे RN, यानी RN, क्योंकि IL के अक्रॉस निकालना है इसलिए IN इंटू RN अपॉन में RTH प्लस RL। ये सिंपली करंट डिवाइडर रूल से ये फॉर्मूला लगाया है। तो ये हमारा थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम की अगर स्टेटमेंट आता है तो ये स्टेटमेंट लिखना होगा, ये सर्किट डायग्राम बनाना होगा, ये फॉर्मूला लिख देंगे तो हमको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें।
अब एक एक करके हम लोग थेवेनिन थ्योरम पे एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, नॉर्टन्स थ्योरम पे एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम लगाते कैसे हैं, आरटीएच कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच कैसे करते हैं। आरटीएच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उस सर्किट में, गिवन सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उनको शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, ठीक है। और करंट सोर्सेज आर ओपन सर्किटेड, और अगर उसमें कोई करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर देते हैं। फिर ओपन सर्किट द ब्रांच अक्रॉस विच आरटीएच इज टू बी कैलकुलेटेड, और जिस भी ब्रांच के अक्रॉस या फिर जिस भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोगों को थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना होता है उसको ओपन सर्किट कर देते हैं। तो देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, और वीटीएच कैसे निकालते हैं इसके भी रूल्स एक बार पढ़ लीजिए, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच क्या होता है, ओपन सर्किट द लोड टर्मिनल एंड लेट वोल्टेज अक्रॉस इट बी वीटीएच। इसमें भी क्या करते हैं, जो भी लोड टर्मिनल है या फिर जो भी आरएल दिया रहता है उसको ओपन सर्किट करते हैं, और उस टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज लेट कर लेते हैं वीटीएच, थेवेनिन वोल्टेज लेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद सिंपल लूप केवीएल या फिर केसीएल लगा के वीटीएच निकालते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो यूजिंग थेवेनिन थ्योरम फाइंड करंट थ्रू 6 ओम, यानी हमारे पास जो 6 ओम है यही हमारा लोड रेजिस्टेंस है, आरएल ये हमारा 6 ओम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, तो जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये शॉर्ट सर्किट यहाँ हो गया, ये शॉर्ट सर्किट यहाँ हो गया, ये शॉर्ट सर्किट यहाँ हो गया, क्योंकि कोई करंट सोर्स नहीं है इसलिए उसको ओपन सर्किट करने की जरूरत ही नहीं। और तीसरा क्या था रूल, कि आरएल को ओपन सर्किट कर देंगे, तो इसको ओपन सर्किट कर दिया। अब इसके अक्रॉस निकालेंगे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था कि जिसके भी अक्रॉस पूछे उसके डायरेक्ट अपोजिट देखा जाता है। तो आरटीएच के अक्रॉस पूछ रहा है तो इसके अपोजिट देखेंगे अगर हम लोग, तो ये 4 ओम ये 4 ओम जो है ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं हमको। तो पैरेलल को सॉल्व किया तो 4 इंटू 4 अपॉन में 4 प्लस 4, तो 2 ओम आ गया। 2 ओम हम लोगों ने यहाँ लिखा। तो अब फिर से हम लोग देखेंगे तो 2 ओम और ये वाला 2 ओम जो है ये दोनों सीरीज में है। तो यानी कि अब जो आरटीएच आ गया है हमारे पास वो हमारा आ गया है 4 ओम, 2 + 2 4 ओम, यानी आरटीएच की वैल्यू सिंपली सॉल्व करके 4 ओम आ गई है, यानी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना हम लोग सीख गए। अब हम लोग देखेंगे कि वीटीएच कैसे निकालते हैं। आरटीएच निकालना हमेशा इजी रहता है, वीटीएच देखते हैं कैसे निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि जो भी लोड रेजिस्टेंस दिया रहता है इसको सिंपली ओपन सर्किट, यानी कि यहाँ पे ओपन सर्किट कर देंगे हम लोग। तो वही मैंने कर रखा है, ये देखिए ओपन सर्किट कर दिया। और फिर क्या करते हैं दूसरा कि यहाँ पे लेट कर लेते हैं वीटीएच, और फिर सिंपल केवीएल केसीएल लगाते हैं। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया वीटीएच, फिर मैंने एक एक लूप लेट कर लिया जैसा केवीएल केसीएल में करते थे। करंट अपने आप से, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे जो करंट होगी वो 0 एम्पेयर आएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ से कोई लूप क्लोज तो हो नहीं रहा इसलिए यहाँ 0 एम्पेयर। तो यानी कि जो भी इस वोल्टेज से करंट आएगी I1 वो डायरेक्ट यहाँ जाएगी, क्योंकि इधर तो जाना नहीं, ये 0 है। तो ये I1 सिंपल। फिर लूप 1 सॉल्व किया, अगर इसमें देखें तो माइनस का 3 टच हो रहा है पहले तो -3, प्लस का 4 सेम डायरेक्शन में है तो प्लस का 4 I1। फिर यहाँ देखें तो ये भी सेम डायरेक्शन में है तो प्लस का 4 I1। फिर यहाँ पे इसका नेगेटिव टर्मिनल टच हो रहा है पहले इसलिए -5 = 0। तो यहाँ से I1 की वैल्यू 1 एम्पेयर आ जाती है। फिर यही हम लोग अगर लूप 2 देखें, लूप 2 में अगर मूव करेंगे तो फिर से मैंने ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया है, तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव टर्मिनल टच हो रहा है इसलिए प्लस का 5। फिर ये I1 की डायरेक्शन हमारे लूप की डायरेक्शन से अपोजिट है इसलिए माइनस का 4 I1। फिर 2 में जो है कुछ करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो इसलिए इसको 0 ले लेंगे। फिर प्लस का 4, क्योंकि प्लस टर्मिनल पहले हम लोग टच कर पा रहे हैं मूव करने की वजह से तो प्लस का 4। फिर वीटीएच का भी अगर प्लस टर्मिनल पहले टच हो रहा है इसलिए प्लस का वीटीएच। इन सबको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वीटीएच की सिंपल सी वैल्यू आ जाती। I1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 एम्पेयर, तो फिर देखेंगे कि माइनस का 5 वोल्ट हमारा वीटीएच आ गया। तो मैंने जैसा स्टेटमेंट में बताया था कि कैसा भी कितना भी बड़ा सर्किट क्यों ना हो उसको एक वोल्टेज सोर्स से और एक सीरीज रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो वोल्टेज सोर्स में हमारा वीटीएच है माइनस का 5 वोल्ट और आरटीएच हमारा 4 ओम आया था तो वो रख दिया। और किसके अक्रॉस पूछा था, लोड रेजिस्टेंस क्या था हमारा 6 ओम, तो वो हमने निकाल लिया।
अब अगर हम लोग देखें तो इस 6 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो आई क्या आया हमारा, VTH अपॉन में RTH प्लस का RL, क्योंकि ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं ना। तो VTH था -5, RTH था 4, RL था 6 रख दिया, तो हमारा आई जो है 6 ओम के अक्रॉस आ गया माइनस का 0.5 एम्पेयर। तो ऐसे ही थेवेनिन थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सिंपली जो रूल्स है उसको फॉलो करिए आप लोग, तो आपका सारा सर्किट बहुत आराम से रिड्यूस होता चला जाएगा। अब हम लोग ऐसे ही नॉर्टन सर्किट देखेंगे, नॉर्टन थ्योरम देखेंगे। तो अब हमारा क्या है, नॉर्टन थ्योरम के क्या क्या रूल्स है। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने का सेम रूल होते हैं जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालने का होता है, यानी RN और RTH जो है वो हमेशा इक्वल ही आता है। तो वही लोड टर्मिनल इज ओपन सर्किटेड, जो भी लोड टर्मिनल हमको दिया हुआ है उसको ओपन सर्किट कर देंगे। करंट सोर्स अगर कोई है तो उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स अगर कोई है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। फिर जो भी लोड टर्मिनल दिया हुआ है उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वही हमारा RN कहलाएगा। और फिर करंट इसमें निकालना होता है, जैसे थेवेनिन्स में क्या करना होता है, वोल्टेज निकालना होता है, वैसे ही नॉर्टन्स में करंट निकालना होता है, क्योंकि इसमें करंट सोर्स लगाते हैं ना, पिछले पढ़ा था अभी हम लोगों ने। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, इसको ISC भी बोलते हैं या फिर नॉर्टन्स करंट भी बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल, VTH निकालने के लिए हम लोग लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट करते थे, मगर IN यानी नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए लोड टर्मिनल को हम लोग को शॉर्ट सर्किट करना रहता है, ये ध्यान रखना है। एंड लेट करंट इन दैट ब्रांच भी ISC, फिर जो भी उस ब्रांच में ISC मान लेते हैं, फिर सिंपली KVL केसेस लगा के ISC निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल समझ में आ जाएगा हम लोगों को। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करंट इन 12 ओम यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस या फिर लोड टर्मिनल दिया वो ये दिया हुआ AB जो है वो हमारा लोड टर्मिनल है। तो RN निकालने के लिए यानी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट कर दो, ओपन सर्किट कर दिया हमने। यहाँ पे क्योंकि करंट सोर्स लगा था इसलिए करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना पड़ गया, तो ये ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। तो अब अगर हम लोग इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इसके अपोजिट देखेंगे तो देख पाएंगे कि ये दोनों सीरीज में है। तो 8 5 13 13 ओम जो है हमारा सीरीज में आ गया, 13 ओम जो है वो आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम लोग फिर से देखेंगे तो 13 और 14 जो है वो पैरेलल में, तो यानी RN की जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 13 इंटू 4 अपॉन में 4 प्लस 13, तो सॉल्व करके 52 अपॉन में 17 हमारी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस आ जाती है। ये सेम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, यानी अगर कभी पूछा जाए कि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, तो कोई फर्क नहीं होता है, सिंपल सेम होते हैं दोनों। तो अब हम लोग ISC निकालेंगे या फिर हम लोग नॉर्टन्स करंट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, इसमें पहला रूल था कि शॉर्ट सर्किट करना होता है लोड रेजिस्टेंस को। यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस था इसको हम लोग रिमूव कर देंगे और शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया और ये देखिए शॉर्ट सर्किट कर दिया। और फिर क्या करना होता है, उस ब्रांच में ISC लेट करना होता है, जो भी करंट है उसमें ISC करंट लेट करनी होती है। अब क्योंकि हमने इसमें ISC लेट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास 20 एम्पेयर पहले से ही दिया हुआ था, तो ये 20 है, तो यहाँ पे हम लोग इस ब्रांच पे मान लेते हैं कि I1 आ रही है। अगर इसमें I1 आ रही है तो इधर क्या आएगी 20 माइनस I1, और 20 माइनस I1 इधर आ रही है और उसी में से ISC निकल के इधर जा रही है, तो इधर कितनी बचेगी 20 माइनस I1 माइनस का ISC। अब सिंपल लूप्स लेट कर लेंगे हम लोग। मैंने पहले ही बोला था कि करंट सोर्स जहां दिया रहता है उस लूप को नहीं छेड़ते हैं, उसके अलावा बाकी सारे लूप्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास क्योंकि दो ही अननोन्स भी है इसीलिए दो ही वो चाहिए, इक्वेशन चाहिए, इसीलिए दो लूप्स की जरूरत है। तो यहाँ पे एक लूप 1 मान लिया, ये लूप 2 मान लिया। तो KVL इन लूप 1 अगर लगाएंगे तो देखेंगे I1 जो है हमारे लूप के डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है, तो माइनस का 8 I1, ये दोनों सेम में है इसलिए प्लस का 5 इंटू 20 माइनस I1, ये दोनों भी सेम में है इसलिए प्लस का 4 इंटू 20 माइनस I1 माइनस का ISC। और क्योंकि इधर से जब मूव करके आ रहे हैं तो पहले प्लस टर्मिनल आ रहा है इसलिए प्लस का 40, फिर ये सॉल्व करके एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली लूप 2 से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, तो लूप 2 से अगर बनाएंगे तो पहले नेगेटिव टर्मिनल टच हो रहा है इसलिए माइनस का 40, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस का 4 इंटू 20 माइनस I1 माइनस का ISC, फिर यहाँ कुछ है ही नहीं इसलिए इज इक्वल टू 0। फिर जब सॉल्व किया तो I1 की कुछ वैल्यू आई, फिर यहाँ से I1 की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 1 में रख दी,
तो आईएससी की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके आता है 290 अपॉन में 13। तो हम लोगों ने नॉर्टन्स थ्योरम की, उसमें हम लोगों ने नॉर्टन्स थ्योरम के स्टेटमेंट में पढ़ा था कि कितना भी, कैसा भी हमारे पास सर्किट क्यों ना, कितना भी बड़ा सर्किट क्यों ना, उसको हम लोग एक करंट सोर्स और एक पैरेलल रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंट सोर्स क्या है हमारा, 290 अपॉन में 13 एम्पेयर का करंट सोर्स है। इसी को हम लोग आईएससी या फिर नॉर्टन्स करंट भी बोलते हैं। और जो आर एन है वो 52 अपॉन में 17, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और ये हमारा है आर एल, जो कि लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर हम लोग आई एल निकालना चाहे तो करंट डिवाइडर रूल लगा के आई एल निकाल लेंगे, क्योंकि आर एल के अक्रॉस निकालना है, इसलिए 290 अपॉन में 13 जो भी सोर्स है इंटू 52 अपॉन में 17 अपॉन में दोनों का सम। तो ये हमारा आ गया 4.53 एम्पेयर। यहीं पे हमारी पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट खत्म होती है। मुझे पता है कि ये यूनिट थोड़ी लंबी इसकी वीडियो बन गई, मगर अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो सेमेस्टर के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख कर सॉल्व करिएगा, फिर एक बार बिना देखे सॉल्व करिएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सेमेस्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। आप अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1 की वीडियो डाली है, धीरे धीरे अभी मैं 1-2 दिन में सारी वीडियोस डाल दूंगी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। So thank you guys. If you like the video, please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.